हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए सेशन के अंदर। तो आज का हमारा सेशन रहेगा द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 3, जो हाल ही में आपका लास्ट वीक 22 फरवरी से लाइव हुआ था। उसके हम रीजनिंग के सॉल्यूशन देखेंगे विद बेस्ट मेथड। उम्मीद करता हूं कि अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि मैंने गो थ्रू किया है ये मॉक टेस्ट। इतना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस थे नहीं, तो जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आई होगी, टाइम कंज्यूमिंग लगा होगा क्वेश्चन, उसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती थी, वो सॉल्यूशन के थ्रू आप देख ली सकते हैं। ठीक है, चाहे एंड तक देखिएगा, सेशन को पूरा देखना और डबल स्पीड के साथ देख लो चाहे। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नई सीखने को मिलेंगी। आगे आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ, कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा आज के सेशन के साथ, क्योंकि आज का सेशन जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। रेस्ट में आपको हर एक चीज हिंदी लैंग्वेज में भी इलेबोरेट कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन हमारा था ओड वन आउट से रिलेटेड, कि आपको 4 पेयर्स युग्म दिए गए हैं, उनमें से डिफरेंट पेयर आपको टारगेट करना है। 18 का रिलेशन 45 के साथ है, उसके बाद देखा जाए तो 16 का 40 के साथ है, 8 का 20 के साथ है, 14 का 30 के साथ है। तो 18 से 45 तक अगर हम अप्रोच करें तो 18 का डबल होता है 36। 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। यही चीज आपने यहां सोची होगी कि 16 का डबल है 32, 32 में तो 8 जुड़े हैं। 14 का डबल है 28, 28 में तो 2 जुड़े हैं। और 8 का डबल है 16, 16 में 4 जुड़े हैं। अब हर एक नंबर के थ्रू अगर हम देखें, हर पेयर के अंदर जो फर्स्ट नंबर है उसका डबल तो हो रहा है, बट वैल्यू जो है वो डिफरेंट ऐड हो रही है। इसके डबल में 9 जुड़ा, उसके डबल में 8 जुड़ा, किसी के डबल में 4 जुड़ा, किसी के डबल में 2 जुड़ा। अब 18 के डबल में 9 क्यों जुड़ा? क्योंकि 9 जो है वो 18 का आधा था। 16 के डबल में 8 क्यों जुड़ा? क्योंकि 8 जो है वो 16 का हाफ है। सिमिलरली 8 का डबल है 16, 16 में कितने जुड़े? 4 जुड़े, क्योंकि 4 जो है वो 8 का आधा है। तो इसी के अकॉर्डिंगली 14 का डबल कितना हो गया? 28। 28 में 14 का आधा जुड़ना चाहिए था ना, तो 28 और 7 35 आंसर होना चाहिए था। तो यही आपका ओड वन आउट था। वर्ड्स आपको अरेंज करने थे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो सभी में देखा जाए तो फर्स्ट 3 लेटर्स तो कॉमन ही थे। कंपेयर करते हैं फोर्थ लेटर से। तो फोर्थ लेटर हमारे पास क्या है? ए, ई, एच, ई, ई। तो ए जो है वो डिक्शनरी के हिसाब से सभी को कंपेयर करने पे सबसे पहले आएगा। तो आपका आंसर जो है वो फिफ्थ से स्टार्ट होना चाहिए। फिफ्थ से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आपको बाकी के ऑप्शंस देखने की नीड नहीं थी। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने चलते हैं, हमेशा ऑप्शंस को पैरेलली कंसीडर करके चलना है। अगर वो आपके हिसाब से नहीं ऑप्शन सीक्वेंस में आ रहा, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट, डायरेक्शन टेस्ट देखते ही अटेम्प्ट करना। ये भी कहता है अतुल वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। अतुल जो है एक किसी पॉइंट से पश्चिम दिशा में ट्रेवल करता है फॉर 20 मीटर्स। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। यहां से उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया। तो पश्चिम दिशा में देखने पे बायां नीचे की तरफ होगा। बायां मोड़ लिया और कितना चला? 10 मीटर चला। अपने अकॉर्डिंगली डिस्टेंस बना दीजिएगा। अगर 20 ये है तो 10 20 का हाफ ही होगा। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड टर्न वॉक्स 10 मीटर। अगेन उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया। तो दक्षिण दिशा में देखने पे बायां पूर्व दिशा की ओर होगा। बायां मोड़ लिया और कितना चला? 10 मीटर और चला। अब यहां से आगे चल के उसने क्या किया? अब एक दायां मोड़ लिया और रुका। कितना? 14 मीटर चलने के बाद यहां से दायां मोड़ लिया, तो पूर्व दिशा में देखने पे दायां नीचे की तरफ होगा। कितना चला? 14 मीटर। और यहां पर आके इस पॉइंट पर रुक गया। तो ये आपका हो गया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, वो कितना दूर है और किस दिशा में है। स्टॉपिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहां पर उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की, यहां पर आके एक पूरी की जर्नी, तो वो शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अब कौन सी दिशा में है ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, मतलब दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट वाले ऑप्शन हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमें डिस्टेंस भी मेजर करना है। डिस्टेंस मेजर करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दीजिए इधर।
क्योंकि इंक्लाइंड लेंथ निकालनी है ना। अब देखिए ये टोटल कितना था 20, 20 में से 10 वो तो चल गया आया, तो पेंडिंग कितना बचा यहां पर 10। ये लेंथ देखो इस लेंथ और इस लेंथ को मिला के बनी, तो 14 और 10 कितना हो गया 24। तो 24 और 10 के ऊपर आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना था। 24 का वर्ग कितना हो गया 576, 10 का हो गया 100, 576 प्लस 100 676, 676 का वर्गमूल आपको कितना पता है 26 मीटर। ओके चलिए अगला देखते ही अटेम्प्ट करो। सिलोजिज्म, नो किंग इज अ लायन, कोई भी हिस्सा किंग का जो है वो लायन नहीं है। कुछ लायन ऐसे हैं जो मंकी बन के बैठे हैं, और सभी मंकीज जो हैं वो किसका पार्ट है, गोट का पार्ट है। चलिए आइए निष्कर्ष के ऊपर। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, कहता कोई भी लायन किंग नहीं है। नो लायन इज अ किंग, लायन और किंग के बीच में नेगेटिव रिलेशन गिवन था, इसलिए पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। ओके चलो दूसरे पे आइए। सम गोट्स आर लायन, कुछ हिस्सा गोट का लायन है। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि जब कुछ लायन जो है वो मंकी बन के बैठे हैं और सारा मंकीज ही गोट का पार्ट था, तो गोट का कुछ पोर्शन लायन भी बन के बैठे हैं, इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष भी सही हुआ। तीसरा कहता है सम मंकीज लायन, कुछ हिस्सा मंकी का लायन है। अभी तो डिस्कस किया कि जो पोर्शन गोट का लायन बन के बैठा है वही पोर्शन मंकी का भी लायन का सब पार्ट है, इसलिए आपके तीनों के तीनों निष्कर्ष ही अनुसरण करते हैं। यह है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स के 3 डिफरेंट कोड हो गए, तो आपको यह डिटरमिन करना था कि नेवर नाउ का कोड क्या होगा। ओके चलो, तो नेवर और नाउ वर्ड की बात करें तो वो आपकी दूसरी स्टेटमेंट का पार्ट है। ये देखिए नाउ और नेवर दोनों दूसरी स्टेटमेंट का पार्ट है। अब चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि नाउ आपका फर्स्ट में कॉमन है, सेकंड में कॉमन है, तो यहां से नाउ का कोड आ जाएगा। नेवर वर्ड आपका सेकंड और थर्ड में कॉमन है, तो सेकंड और थर्ड से नेवर का कोड आ जाएगा। बट इससे भी बेहतर मेथड क्या है, अब तीनों स्टेटमेंट में देखिए और वर्ड सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में आ रहा है। कौन सा, दूसरी वाली में। अब और का जो कोड है इन तीनों डिजिट में से कोई एक होगा। अगर और वर्ड कहीं कॉमन नहीं है तो उसका डिजिट भी या कोड भी कॉमन नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए 3 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट हो रहा है, बट एक रिपीट नहीं हुआ, मतलब कि और का कोड हुआ एक। अगर और का कोड एक है तो नाउ और नेवर का कोड 3 और 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है। हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि किसका क्या होगा, क्योंकि हमें दोनों का ही कोड पूछा है। नाउ का कोड 3 हो, नेवर का 5 हो, नेवर का 3 हो, नाउ का 5 हो, हार्डली मैटर्स रहेगा, तो 5 और 3 या 3 और 5 ही। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों के दोनों वर्ड्स के कोड पूछे गए थे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखें, हमेशा रिक्वायरमेंट पे पहले फोकस करना ही करना है। ओके चलो अगले पे आइए। ओपन डायस का केस है, तो हमें ये बताना था अगर आप इस शीट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसमें क्या था, ऑपोजिट फेसिस कौन कौन से निकल के आते हैं। अब ओपन डाइस में खुले पासे में आपको पता ही है कि विपरीत फलक कौन कौन से होते हैं जब आप एक सीधी रेखा में ट्रेवल करते हैं और ऑल्टरनेट फेस को पिक करते हैं। जैसे 1 का ऑल्टरनेट फेस कौन है, 4, तो 1 और 4 देखिए ऑप्शन है जी, बिल्कुल है। 4 और 1 दूसरे के विपरीत माने जाएंगे। ठीक है, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखा जाए तो 2 6 का विपरीत है, 3 5 का विपरीत है, बट हमें 1 4 वाला पेयर गिवन था तो उसी को ही हिट करो। किडनी का कोड गिवन है, लीवर का कोड गिवन है और जूस का कोड बताना है। अब देखिए यहां पर वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में है, तो जब भी वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में आए तो हमेशा उसको सेकंड राउंड में लेके ही चलिएगा, हमेशा। ठीक है, रिस्क मत लीजिएगा कि आप इंस्टेंटली ही उसे सॉल्व करने बैठ गए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मे बी आपको उसका लॉजिक डिटरमिन ना हो। ठीक है, तो बेहतर है सेफ साइड लेके चलो, सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो। तो अभी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब किडनी का कोड गिवन है, लीवर का कोड गिवन है। लीवर में नंबर ऑफ लेटर्स कम है, तो पहले इसको पिक कर लो। सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है, हर लेटर की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू को पिक कर लो। एल का 12, आई 9, 22, 5 और 18। ठीक है, तो मैंने यहां प्लस का निशान लगा दिया, तो पहले सभी को ऐड करके देख लेते हैं। 12 और 9 या नंबर्स इजीली पिक हो सकते हैं जो आपकी कैलकुलेशन आसान बना दें। जैसे ये हो गया 22 और 18 कितना हो गया 40, 40 और 5 45, 45 और 21, 45 और 21 कितने होते हैं 66। अब 330 है इसका कोड। अब 66 के टेबल पे क्या 330 आता है, बिल्कुल आता है। 66 का 5 गुना कितना होता है 330। मतलब कि जो हर लेटर की पोजीशन वैल्यू थी सभी को जोड़ के उसको नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया।
या तो ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। अब ऐसे 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो यूनिट प्लेस 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो यहां तो 8 दिया हुआ है, तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स, जितने अक्षर हैं उन अक्षरों की संख्या के बिहाफ पे ही मल्टीप्लाई किया गया। तो हमें जूस का कोड डिटरमिन करना था, तो देख लीजिए क्या होगा। ये देखो 21 और 9 30, 30 और 10 40, 40 5 45 और 3 48। तो आपको 48 को मल्टीप्लाई करना था किसके साथ? नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5। तो 48 का 5 गुना, 48 का 5 गुना आपके पास हो गया 240। नेक्स्ट, नॉन वर्बल मैं रेयर ही करवाऊंगा, जहां पर सिखाने वाला होगा कुछ। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मिरर और वाटर इमेज का कॉम्बिनेशन बनता है। उम्मीद करता हूं ये तो आपने कर ही लिए होंगे। चलिए, वर्ड का कोड गिवन है आपको, क्योंकि लेटर एनोलॉजी का केस कर रहे हैं तो यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट ही लगता है। तो सबसे पहले टारगेट हम यही करते हैं कि जो भी आपको वर्ड का कोड दिया गया है उसमें लेटर्स सेम है या डिफरेंट है। अब लेटर्स तो कॉमन मिल रहे हैं। अगर लेटर्स कॉमन है तो आपको यहां पर पोजीशन वैल्यू का कोई भी रेफरेंस लेने की नीड नहीं है। जस्ट ये देख लीजिए किस फॉर्मेट में शफल हो रहे हैं। जैसे इसका ये कोड गिवन है तो सबसे पहले कौन आ रहा है? एल और के। एल और के मतलब आखिरी के 2 अक्षर यहां पर आ गए स्टार्टिंग में। एल और के के बाद कौन आ रहा है? स्टार्टिंग के 2 अक्षर एम और सी, ये रिवर्स हो गए। फिर बी और टी को रिवर्स कर दिया गया। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आखिरी के 2 अक्षर रिवर्स हो गए, फिर स्टार्टिंग के 2 अक्षर रिवर्स हो गए और फिर बीच के 2 अक्षर रिवर्स हो गए। सिमिलरली आखिरी के 2 अक्षर क्या है? ए एल, तो एल ए बन जाएगा। सॉरी, एंड के 2 अक्षर, फिर स्टार्टिंग के 2 अक्षर है ए और सी, तो सी ए बन जाएगा। टी और यू क्या बन जाएगा? यू टी बन जाएगा। तो एल ए सी ए यू टी, आपको सी ऑप्शन में ये सीक्वेंस दिया गया था। यहां पर भी आपका करेक्टर पजल का क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, तो चाहे तो आप इसे सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 1-2 सेकंड का पोज लीजिए, नंबर्स को घूरिए अच्छे से, जजमेंट लीजिए कि अगर आपसे लगता है कि नंबर को जज करते हुए कि ये डुएबल हो सकता है तो हिट कीजिए, अदरवाइज सेकेंड राउंड के लिए रख के चलिए। अब सबसे पहले तो ये जजमेंट ले लेते हैं कि ये कॉलम वाइज सोल्व होगा या रो वाइज। कॉलम वाइज सोल्व होगा, क्लियरली पता चल रहा है। अब देखो कॉमन चीज क्या है? दूसरी रो में जितने भी आपको संख्याएं दी गई थी वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, संपूर्ण वर्ग। तो जहां कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो वहां स्क्वायर रूट पक्का लो, वर्गमूल पक्का लो। अब देखो 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6। तो 6 को 15 से गुना करें 90 आ गया। 49 का वर्गमूल है 7, 7 को 12 से गुना करें 84 आ गया। तो 5, 25 का वर्गमूल 5, 16 को 5 से गुना करो। बहुत ही इजी सवाल था ये, 80 इसका आंसर आ रहा है। एम्बेडेड फिगर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कर लिया होगा ये भी आपने। चलो नेक्स्ट देखिए, नंबर सीरीज। तो मल्टीपल्स बनाने की नीड नहीं है, डिफरेंस से भी हो सकता है इजीली, और डिफरेंस से ही हो जाएगा। बट एक और चीज, 8 और 5 13, 13 8 21, 21 13 34। अगली संख्या पिछली 2 संख्याओं को जोड़ के आ रही है, तो 55 और 34 कितने हो गए? 89। अब इसको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से भी कर सकते थे, जैसे 5 8 13। इसका आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूं कि अगर बाय चांस आपके दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं की थी तो आपने मे भी ऐसे ही सोल्व किया होगा। ठीक है, जैसे इन दोनों में डिफरेंस 3 का, फिर 5 का, फिर 8 का। सोचना नहीं है आगे कितना डिफरेंस आया। ये देखो, ये 5 8, ये 5 8 बन रहा है ना। फिर अगला नंबर क्या है? 5 8 के बाद इधर 13 आ गया, फिर क्या आ गया? फिर इधर 21 का डिफरेंस होगा। ऐसे क्लिक कर सकते हो लॉजिक। चलो 3 और 5 में अंतर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 8 का। आगे पता नहीं है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ले लीजिए। इधर 1, ये 2, ये 3, फिर 4 आ जाएगा, 8 और 4 12 आ जाएगा, 21 और 12 कितना बन जाएगा? ठीक है, अगर नहीं भी सोचना था, देखो 3, ये देखो, ये 5, ये 8, ये 13, ये 21, आगे 34। यहां से भी नंबर बढ़ा सकते थे, 55 और 34 फिर से कितना हो गया? 89। तो मल्टीपल लॉजिक्स निकल के आते हैं यहां पर। ठीक है, बट ये 12 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। देखो 21 और 12 33, उधर तो 88 आ जाएगा। यहां से ये क्रैक नहीं हुआ। ठीक है, यहां से ये क्रैक नहीं हो रहा लॉजिक, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में आपको गिवन नहीं था। तो यहां से आप हिट करवा सकते थे कि कौन सा डिफरेंस आगे कंसीडर करें। ये तो भाई सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट करो, कभी भी बहकावे में मत आना इस क्वेश्चन के कि हाँ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप फर्स्ट राउंड में आप इससे इंस्टेंटली सॉल्व कर लेते हैं। नंबर्स के ऊपर कभी मत जाना भाई, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। हमेशा इसको सेकेंड राउंड के लिए ही मान के चलो।
ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको नंबर्स और सिंबल्स दोनों के दोनों एक्सचेंज करके देखने दे। चलो सबसे पहले बात करें कि 12 और 16 एक्सचेंज हो सकते हैं, माइनस प्लस एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर 12 की जगह 16 आ भी गया तो 192 जो है वो 16 का मल्टीपल है, फ्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा, आपका आंसर एलिजिबल है ये देने के लिए, तो पहला ऑप्शन आंसर दे सकता है। 16 और 8 एक्सचेंज हो सकते हैं, 192 12 का मल्टीपल है, 12 को 16 से गुना करो 192 ही होता है। क्या डिवाइड और मल्टीप्लाई एक्सचेंज हो सकते हैं? हाँ जी, अब डिवाइड यहां से उठा, मल्टीप्लाई की जगह जाएगा। अब यहां पर सिचुएशन देखो क्या बनेगी, 192 गुना 12 डिवाइडेड बाय 7। अब 192 जो है वो 7 का मल्टीपल, 7 6 7 दूना 14 नहीं है, फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, इसको आप एलिमिनेट करो। यहां पर भी देखो चौथे ऑप्शन में मुझे एक और डिवाइड बाय का साइन दिखा, भाग का साइन दिखा। डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर एक्सचेंज होंगे तो यहां पर 16/7 बन जाएगा, फिर से 192 डिवाइडेड गुना 16/7, फिर से एक फ्रैक्शन क्रिएट होगा। इनको तो एलिमिनेट करके चलो। 7 और 8 मल्टीप्लाई और माइनस, 7 और 8 एक्सचेंज हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस अगर एक्सचेंज हो जाए तो 192 12 का मल्टीपल है। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अब, ठीक है, दोनों ही एलिजिबल आंसर देने के लिए हम सी ऑप्शन को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। तो यहां पर 192 डिवाइडेड बाय 12, ये तो डायरेक्टली मैं लिख दूं 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा माइनस, 7 की जगह आ जाएगा 8, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 16 और प्लस का कितना आ जाएगा 7। इसको सॉल्व कीजिए। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 8 128, माइनस में रिजल्ट आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर से एक और सीरीज का सवाल आया, डिफरेंस से ही हो जाएगा ये। 27 और 38 में कितने का अंतर आया? 11 का। 38 और 51 में 13 का। ठीक है, आगे पता नहीं है, आगे पता नहीं है, और इन दोनों में कितने आया? 23 का अंतर आया। अब देखो यहां पर चलेगा हिट एंड ट्रायल, क्योंकि जब भी आपको बीच की संख्या डिटरमिन करनी हो वहां पर हिट एंड ट्रायल ही काम आता है। ओके, अब अगर हम इन नंबर्स की जजमेंट लें, 11 13 23, ये सारे के सारे क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स है मतलब 11 और 13 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा होता है? 17, 17 के बाद क्या होता है? 19, 19 के बाद क्या होता है? 23। ये हिट एंड ट्रायल अप्लाई होगा आपका। तो 51 में 17 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 68 आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक करना है तो 68 में 19 जोड़ो तो 87 भी आता है। तो सीरीज सेटिस्फाई करनी है आपको। जब भी आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे ना, सीरीज को सेटिस्फाई जरूर करवाना है, जिससे आपकी अगली संख्या एक्चुअल में क्रिएट होनी चाहिए जो आपको दी गई है। ओके, तो बीच की संख्या जब भी डिटरमिन करेंगे हमेशा आपको क्रॉस चेक जरूर करना है। ओके, चलिए यहां पर आइए, एनोलॉजी। अब देखो क्लियरली पता चल रहा है ये 9 के घन में 9 ज्यादा है। 9 का घन 729 में 9 जोड़ दो 738, 11 का घन 1331 में 11 जोड़ दो तो 1342। अब किसके घन में क्या संख्या जोड़ी जाए कि 2758 आ जाएगा? तो 2758 के करीब अगर घन की बात करें तो वो 14 का घन है। 14 का घन कितना होता है? 2744। 2744 में 14 जोड़ दीजिए तो 2758 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर। तो क्यूब्स आपको 15 तक के तो कम से कम याद होने चाहिए, 15 तक के घन याद होने चाहिए और 30 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए कीप का कोड गिवन है, बीन का कोड गिवन है, तो हमें पेन का कोड डिटरमिन करना है। देखो लेटर 4 है तो कोड भी 4 है। अब यहां से ही आपको जजमेंट हो रही होगी डबल ई डबल 8, ये डबल बी डबल 8, तो ई का कोड तो पता चल गया ना, 8 होगा। ठीक है, तो ये आपका लेटर टू डिजिट का केस हो गया। जैसे यहां पर के का कोड क्या हो जाएगा? 6, पी का कोड हो जाएगा 1, बी का कोड हो जाएगा 2, एन का कोड हो जाएगा, सॉरी बी का पी का कोड हो जाएगा 1, बी का कोड हो जाएगा 5, एन का कोड हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से पी का कोड, पी चौथा लेटर है तो चौथा डिजिट क्या है? 1, तो पी के लिए रहा 1, ई के लिए हमने डिटरमिन कर लिया है, तो 182 वाला जो है आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वींस, मदर्स और सिस्टर्स के अंदर आपको लॉजिकल वेन डायग्राम डिटरमिन करना है। अब दुनिया में जितने भी मदर्स हैं सारी की सारी सिस्टर्स तो नहीं है, जितने भी सिस्टर्स हैं सारी की सारी मदर्स तो नहीं है। ठीक है, कुछ मदर्स ऐसी हैं जो एज अ सिस्टर्स हैं, या कुछ सिस्टर्स ऐसी हैं जो एज अ मदर्स हैं, और सारी की सारी मदर्स और सिस्टर क्वींस भी नहीं है। कुछ मदर्स भी ऐसी हैं जो क्वींस हैं, या सिस्टर्स भी ऐसी हैं जो क्वीन है। तो मतलब पार्शियल रिलेशन जो है अपने साथ शेयर करेंगे। तो सी जो आपको फिगर दी गई है वो बेस्ट सूटेड वेन डायग्राम है इन तीनों के तीनों सेट्स के लिए। नेक्स्ट,
चलो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सॉरी ग्रुप एनोलॉजी का केस आया, 2 ब्रैकेट्स आपको गिवन है, तो सेम वे सिमिलर सेट आपको डिटरमिन करना है। अब ये आइडिया ले लेते हैं, नंबर्स का सीक्वेंस दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या किया जाए? अब देखो यूनिट प्लेस का रेफरेंस ले, अगर 7 और 13 20, 40 और 13 53, 20 और 13 33, 53 और 13 16, 66 सॉरी। तो 13 13 नंबर का इंक्रीमेंट है, दूसरी संख्या पहली से 13 ज्यादा है, तीसरी संख्या दूसरी से 13 ज्यादा है। या आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हो, तीसरी संख्या पहली से 26 ज्यादा है। 61 में 26 जोड़ दो, यूनिट प्लेस 7 आना चाहिए था। इसमें 26 जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस 8 आना चाहिए था। 3 में 6 जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस 9 आना चाहिए था। तो यही आंसर होगा, और क्या? ये देखो 61 और 26 कितना हो गया? 87। तो ऐसे टाइम आप सेव कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको स्टेप बाय स्टेप ही ट्रेवल करना है। आप पहली और तीसरी संख्या को डायरेक्टली उठा लो, बीच में आप मीडियोकर को क्यों लेके आ रहे हो? ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, टाइम सेविंग अप्रोच लगानी है। पी से शुरू हो रही है और सेकंड लास्ट लेटर है आर। अगर पी से शुरू हो रही है तो पी से ये देखो शुरू हो गई, ठीक है, पता नहीं है कहां पर खत्म हो रही है। आर का रेफरेंस ले तो आर दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, बट अगर ये पी से शुरू हुई तो पिछला ग्रुप एफ पे खत्म होगा। ये देखो एफ यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ग्रुप क्रिएट कर दो। हर ग्रुप का पहला अक्षर है पी, तो यहां पर भी पी आएगा। हर ग्रुप का आखिरी अक्षर एफ है, तो यहां पर भी एफ आ जाएगा, ठीक है। हर ग्रुप का तीसरा अक्षर क्या है? एम, बाकी हिट एंड ट्रायल। अब आपको क्या पता है, यहां पर के है तो इधर भी के होगा या इधर भी के होगा, ऑप्शन से जजमेंट ले लीजिए। आपको कोई और नया अक्षर नहीं दिखाई दे रहा, तो हर ग्रुप का दूसरा अक्षर क्या होगा? के। यहां पर भी के, आखिरी के 2 लेटर के और एफ होने चाहिए, स्टार्टिंग भी के से होनी चाहिए। के है, लास्ट में एम एफ आ गया। के है, के एफ है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो, तो सीक्वेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कौन से फिलअप्स को किसने रिप्लेस कर दिया। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस आपको ऑप्शन पिक करना है, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप 3 फिगर्स गिवन है, चौथे पे स्विच करना है, तो यहां पर आपको एक एक बॉक्स को ही डिटरमिन करना पड़ेगा। मूवमेंट देखनी होगी हर एक ऑब्जेक्ट की। पहले ट्रायंगल देखो हाईलाइट हो रहा है, पहले बड़ा ट्रायंगल है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटी ट्रायंगल होगी। छोटी ट्रायंगल होगी मतलब आपका ए और बी ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब सेंटर वाले ऑब्जेक्ट से ही आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप से, सेंटर में कौन आ रहा है? एरो। इस कॉर्नर से उठ के आया, सेंटर में आ गया। फिर स्टार इस कॉर्नर से उठ के आया, सेंटर में आ गया। अब डॉट इसी पोजीशन पे बैठा है, तो वो सेंटर में आएगा। डॉट सेंटर में आएगा, तो आपको वो डी ऑप्शन में ही गिवन था। चलो, यहां पर क्या है? ये भी ऑड वन आउट का केस हुआ। विषम को चुने। 2 का रिलेशन 36 के साथ है, 3 का 81, 5 का 225 और 4 का 100। देखो यहां पर आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि दूसरी संख्या जो है हर ग्रुप के अंदर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। वो 15 का है, वो 9 का है, ये 6 का है, ये 10 का है, ठीक है। 15 का वर्ग, 9 का वर्ग। एक चीज और भी है, क्या चीज? अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 चौक 36, ठीक है। 3 का वर्ग हो गया 9, 9 को 9 से गुना करो 81। 4 का वर्ग हो गया 16, 16 को 9 से गुना करें 144 होना चाहिए। 5 का वर्ग हो गया 25, 25 को 9 से गुना करें 225। अब क्लियरली पता चल रहा है कि हर ग्रुप के अंदर जो दूसरी संख्या है ना, वो 9 का मल्टीपल भी है। सिर्फ 100 ही एक ऐसी संख्या है जो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आपका ओड वन आउट होगा। मिरर इमेज का केस है, हो गया होगा ये भी। विच ईयर इन द फ्यूचर विल हैव द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज 2010? ये भविष्य में ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर सेम ही होगा जो 2010 की तरह है? कैलेंडर के कंसेप्ट तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि किसी भी साधारण वर्ष का जब अगला वर्ष एक लीप वर्ष हो तो वो अपने आप को 11 साल के बाद रिपीट करता है। किसी भी साधारण वर्ष का अगर पिछला वर्ष एक लीप वर्ष है तो वो अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करता है। बट किसी भी साधारण वर्ष का अगला वर्ष ना तो लीप वर्ष है ना पिछला वर्ष एक लीप वर्ष है, तो वो भी अपने आप को 11 साल के बाद ही रिपीट करता है। जैसे कि 2010 की बात करें, अगला वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है, पिछला भी लीप वर्ष नहीं है, तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। और हर लीप वर्ष अपने आप को 28 साल के बाद रिपीट करता है, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स जो है आपकी टिप्स पे होने चाहिए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी बनती हैं, आपको पता होना चाहिए कि सपोज अगर मैं बात करूं कि ईयर नंबर 1885 मान लेते हैं, चलो ठीक है, या 87 मान लो, 87 मान लो। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी लीप वर्ष का जब अगला वर्ष, 87 भी रहने दो, 1895 मान लेते हैं, चलो। मैंने क्या कहा, किसी भी वर्ष का जब अगला वर्ष लीप वर्ष हो तो वो 11 साल के बाद रिपीट होगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे, गलत होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड में क्या है, एक सेंचुरी ईयर आ रहा है जो कि लीप वर्ष की तरह एक्ट नहीं करता, ये साधारण वर्ष है। तो कुछ एक्सेप्शंस आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कितने साल के बाद रिपीट होगा, ये 6 साल के बाद रिपीट होता है। तो अगर आपको इसके लॉजिक्स चाहिए तो आप, कैलेंडर की वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर पूरी कंप्लीट 5 घंटे की, उसमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं, वो जाके देख सकते हो। ओके, ब्लड रिलेशन 6 सदस्य दिए गए हैं। पहली इक्वेशन आपको दी गई है, ए एंड बी आर दी मैरिड कपल, ए और बी जो है वो विवाहित दंपत्ति हैं, और ए जो है वो एक पुरुष सदस्य है, तो बी एक महिला हो गई। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी सी का इकलौता बेटा है, और सी जो है वो ए का भाई है। अगर सी ए का भाई है तो डी जो है वो सी का इकलौता बेटा है। ई जो है वो डी की बहन है, ठीक है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप एक और टास्क कर सकते हो, जब भी आप क्वेश्चन के ऊपर ट्रेवल करेंगे ना, बेहतर है उससे पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट कर लो। ई का रिलेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू बताना है, सी के। जैसे ही ई और सी या जो पर्सन के बीच में रिलेशन पूछा जाए, अगर वो दोनों जैसे ही इंक्लूड हो जाए, वहां पर ही फ्रेम रोक दो, आगे आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है। जब भी जंबल्ड रिलेशन का ऐसा केस आए, हमेशा रिक्वायरमेंट को टारगेट करो कि किन दो पर्सन में रिलेशन पूछा गया है। अब जैसे ई का संबंध सी से पूछा है, तो ई और सी इंक्लूड हो गए फ्रेम में, बस आंसर दे दो। ई जो है वो सी की क्या लगी, बेटी लगी, बस आंसर। आपको ये एफ और अगला पर्सन जो भी था, छठा वगैरह, क्योंकि 5 तो इंक्लूड हो गए हैं, उसको ऐड ऑन करने की नीड नहीं है। ओके, सीरीज का सवाल, ये तो पहला लेटर कंपेयर कर लो, ए बी सी डी, ई आ जाएगा, सी डी ई एफ जी आ जाएगा, ई और जी से आंसर शुरू होना चाहिए, तीसरे लेटर से आंसर आएगा, डी एफ एच जे, दो नंबर बढ़ रहे हैं तो एल। बहुत ही सिंपल लेवल का मॉक था भाई, तो मेरे हिसाब से कम 23 अटेम्प्ट तो होने चाहिए थे विद एक्यूरेसी, और ये कम से कम टाइम में करने वाले थे। मैंने 2 क्वेश्चन एक्सेप्शन में कौन से लिए हैं, मे बी आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दिया हो, नंबर और साइंस को एक्सचेंज करने वाला, ठीक है। मे बी किसी से डायरेक्शन टेस्ट में वो पाइथागोरस पर मे के हिसाब से वैल्यूज को डिटरमिन करना ना आया हो, मे बी किसी से जो नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन था वो स्किप हो चुका हो, तो किसी के कहीं ग्लिचेस रहे होंगे, किसी के कहीं डाउट रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूं वो सारे डाउट्स अब कवर अप हो चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है अगले आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर भी, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली अटेम्प्ट करो, जल्दबाजी मत दिखाओ, जल्दबाजी दिखाने में अभी टाइम है, ठीक है। वैसे वो भी नहीं दिखानी कभी भी, आपको पेशेंस रखो। आज आपके 10 क्वेश्चन सही होंगे, कल को 15 सही होंगे, कल को आने वाले टाइम में 25 के 25 भी सही होंगे, बट पेशेंस रखिए। ये नहीं है कि आपने प्रेपरेशन की, पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, बस नंबर आने लग जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी नहीं हुआ था ऐसा। ओके, तो हमेशा चीज़ें वक्त मांगती हैं, वो प्रैक्टिस के साथ ओवरकम हो जाएंगी। ओके, पेशेंस के साथ ऐसे ही प्रेपरेशन करते रहो, वो टाइम दूर नहीं होगा अगर आप कंसिस्टेंसी बना के चल रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो, रेगुलर मॉक टेस्ट या सेक्शनल भी दे रहे हो, कुछ भी है, ओवरऑल मेहनत कर रहे हो ना, तो इन दी एंड आपको फ्रूटफुल रिजल्ट पक्का मिलेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ओके, चलो बाकी चीज़ें अगले सेशन के अंदर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलता हूँ। टेक केयर।